चैप्टर है आज का किनशिप। ध्यान रहे ये किंगशिप नहीं है, इट्स किनशिप। किनशिप का मतलब होता है परिवार। सो किनशिप, कास्ट एंड क्लास। किनशिप, कास्ट एंड क्लास। मैं आपको किंगशिप भी पढ़ाऊंगा आने वाले दिनों में, अभी आप इसको समझिए। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बार बार महाभारत के और अदर कोट्स आएंगे और आपको समझ आएगी कि वाई महाभारत इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो आज बुक बंद करते हैं। लास्ट टाइम मुझे मजा नहीं आया लेक्चर देख। स्टार्ट करते हैं। देखिए 600 बीसी से 600 कॉमन एरा तक, सीई तक काफी सारे चेंजेस आए, आपने देखा। आयरन का एडवेंट हुआ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में नए इक्विपमेंट्स, नए टूल्स यूज हुए और उन टूल्स के यूजेज की वजह से प्रोडक्शन फ्लरिश हुआ। उस प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से रूलर के पास एक्स्ट्रा सरप्लस स्टॉक बढ़ा, क्रॉप्स का और बाकी चीजों का, जिसको अब वो पे कर सकता था इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। उसने आर्मीज रखनी शुरू की। इन्हीं सारे ऑपरेशंस को मैनेज किया, ब्यूरोक्रेसी का जन्म हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन का जन्म हुआ, नए पैलेसेस बनाए गए, नए फोर्ट्स बनाए गए। इन सारी चीजों को सस्टेन कराने के लिए नया क्राफ्ट सेक्शन बना और उस क्राफ्ट सेक्शन ने डिफरेंट डिफरेंट क्राफ्ट एक्टिविटीज की। तो अगर हम इस पीरियड को ऑब्जर्व करें तो आप देखिए कितने सारे स्टेट एक्टर्स नजर आ रहे हैं आपको। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट एक्टर्स हैं आपके सामने। मैं बात करता हूं तो आपको वीवर दिखेगा, आपको कारपेंटर दिखेगा, आपके सामने हंटर भी हैं और गैदरर भी हैं। इस टाइम पर वो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। आपके सामने आयरन स्मिथ आ जाएगा, आयरन स्मिथ भी है। लेदर वर्कर भी आपको ऑब्जर्व होगा। आपके सामने टीचर्स भी हैं जिन्हें हमें ब्राह्मणा कहा, मर्चेंट्स भी हैं। आपके सामने ट्रेडर्स भी हैं। बाकी जितने भी हैं इनको क्राफ्ट में डाल देंगे। ये कारपेंटर है, उसके बाद ये आयरन स्मिथ है, एवरीवन। और आपके सामने किंग भी है। इतने सारे नए सेक्शंस ऑब्जर्व हो रहे हैं। समाज जबरदस्त तरीके से बदल रहा है और समाज के बदलने का कारण हमेशा से इकोनॉमी ही रहता है। इकोनॉमिक रीजंस बहुत स्ट्रांग होते हैं जिसकी वजह से सोसाइटी में चेंजेस आते हैं। ठीक है, इस पीरियड को समझने के लिए महाभारत को यूज किया गया और महाभारत में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बातें कही गई हैं जिनको हम अंडरस्टैंड करते हैं। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, महाभारत एक बहुत ही यूनिक टेक्स्ट है हमारी कंट्री का। उसके डेट्स एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है बट एक आइडिया है। उसका राइटर एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है बट ऐसा ट्रेडिशनली कहा जाता है कि व्यास ने लिखी है। तो उसका एक राइटर नहीं है, उसके कई राइटर्स हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट, जो आज आप महाभारत देखते हैं, इस महाभारत की शुरुआत, इस महाभारत को जो कंपाइल किया गया है वो बहुत ही अलग समय में और यूनिक वे में किया गया है। भारत की अगर हम बात करें तो 1919 में 1919 में शुरुआत हुई महाभारत को कंपाइल करने की। ये जो 1919 हमारा मॉडर्न वाला, सोवथनकर एक बहुत जबरदस्त हिस्टोरियन है, उनकी ड्यूटी लगाई गई और उन्होंने काफी सारे अदर हिस्टोरियंस अपने साथ लिए और ये प्रोसेस स्टार्ट किया। 47 ईयर्स लगे उन्हें। जो आज आप दुकानों से महाभारत खरीदते हो ना, 47 साल लगे उसे तैयार करने में। कैसे तैयार की गई है? भारत से संस्कृत भाषा की डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में लिखी हुई सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स कलेक्ट की उन्होंने, सारी पांडुलिपियां अलग अलग जगह से कलेक्ट की, फिर सबको रख के सबकी कंपैरेटिव स्टडी की और सबकी कंपैरेटिव स्टडी करने के बाद जो कॉमन हिम्स नजर आए या जो कॉमन बातें नजर आई, उन सबको उठा के कंपाइल करके आपके सामने महाभारत आई है। क्लियर है ये बात? ये बहुत पेन्सटेकिंग काम था, लंबा काम था और ये महाभारत जो आप देखते हो वो इस दौर में इस तरह से बनाई गई। अब अगर हम बात करें तो महाभारत किसने किसको दी या कहां से आई, इसके बहुत यूनिक एस्पेक्ट है। ऐसा कहा जाता है कि जो पहले रूलर हुआ करता था ना, उस रूलर के साथ ऑलवेज उसका चैरियटर, जो उसका रथ चलाने वाला सारथी है, वो साथ जाया करता था।
और उसने उसकी हर एक्टिविटी को नोटिस किया है। उसने कौन सी बैटल फाइट की, उसने कहाँ रुक के किस नदी से पानी पिया, उसने कैसे लोगों को किसी तरह की स्लेवरी से बचाया, या उसने कितने वेलोरस, कितने हीरोइक वे में औरतों को या लोगों को सेव किया। ये सारी चीजें कौन देख रहा है? सारथी। सब देख रहा है। और जब राजा नगर में वापस आता था या राजा युद्ध के बाद आता था, ये सारथी, जिसे सुत कहा जाता है, इसको उस समय में सुत, तो कर्ण को आउटकास्ट इसलिए माना गया क्योंकि वो सूत पुत्र था। सुत पुत्र जल में मिला था ना, नदी के किनारे, तो सुता, सुता वर्ड आएगा, दैट इज फॉर द सारथी। तो ये जो सुता है, ये सुता आता है और गांव में या नगर में थोड़ी ऊंची जगह पे खड़ा होके छोड़ने लगता है लंबी लंबी कहानियां लोगों को, कि अभी आए हैं महीने बाद ये कैंपेन करके, लोग भी सुन रहे हैं कि, और ये बनाता है राजा को प्रतापी। फिर लोग सुन के घर जाके सुन के आए, अभी अभी वो राजा वहां मारा गया था, 3 हाथी पीछे पड़ गए, एक को गला जैसे हाथ से दबा दिया, एक का पांव फाड़ दिया, दूसरे का कुछ, तो ऐसी ऐसी बातें वो एक दूसरे को सुनाते रहते। उस वो आगे सुनाता, वो हाथी से शेर बना देगा कि हाथी नहीं 3 शेर मिले थे, वो शेर के बाद कुछ और बना देगा। ये ओरली चल रहा है, वो बहुत स्ट्रांगली चल रहा है। तो ये सुत सारी कहानियां सुना रहे हैं, ये चलता रहा ओरली। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध तो 950 बीसी में हुआ था। ये डेट है, ये याद रखना हमेशा, 950 बीसी में हुआ था। अब ऐसा कहते हैं ये तब से ओरल कहानियां चल रही हैं, चल रही हैं, चल रही हैं, चलती जा रही हैं, लोगों के बीच पूरी तरह से एक व्याप्त है ये कहानियां। 600-500 बीसी का टाइम आया, ब्राह्मणों ने देखा कि बहुत स्ट्रॉन्ग कहानियां है सोसाइटी में, ओरल ट्रेडिशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। लोग लिटरली कहते हैं चलो किसी सैक्रेड मूवमेंट पे बैठते हैं, चलो सुनाओ कहानी वही वाली उस राजा की प्रतापी। तो फिर प्रतापी राजा की कहानी शुरू हुई। फिर उस, अब लोगों ने उसमें आइडियल्स जोड़ने शुरू कर दिए कि वो राजा जब औरतों को बचाता था देखता तक भी नहीं था, इस तरह से बिहेव करता था। फिर लोग इन कहानियों को सुनने आ रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि शायद हमें भी ऐसा ही बिहेव करना है। तो अब सुनाने वाला उसमें अपनी आइडियल सोसाइटी के नॉर्म्स जोड़ रहा है कि उसको लगता है ये थोड़ा सुधर जाए, ऐसा होना चाहिए। तो राजा के हवाले से ही सही, जब भी हम कुछ करना चाहते हैं हम कहते हैं किसी महान बंदे से जोड़ के। ये सब सुन रहे, तो ब्राह्मणों ने देखा कि यार इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है सोसाइटी पे। ये जो लोग सुनने आते हैं एक तो वैसा बिहेव करते हैं, फिर हीरोइक कैरेक्टर बन गए और ये उनसे फैसिनेट हो गए। जैसे इंद्र है या कोई और है, ये कैरेक्टर उनसे कम नहीं है कोई। तो फिर कहते चलो ठीक है, वेरी गुड। तो आपको मैं एक बात बता दूं, सारे के सारे पांडवों को व्यास ने इंद्र कहा है, मतलब कि पांडव इंद्र ही हैं। वो बात अलग है कि वो इंद्र की, इंद्र कहना गलत नहीं है, अब हम लोग गलत समझते हैं। जब व्यास पांडव को इंद्र कह रहे हैं तो पांडव 5 हैं, तो 5 इंद्रियां। इंद्र कौन है? सेंसेस, इंद्रियां। क्योंकि जब हम वैदिक पीरियड में हैं, हम क्या एक्टिवेट कर रहे हैं? खुद के सेंसेस। हम क्या कर रहे हैं? अग्नि। हम क्या कर रहे हैं? आकाश। हम क्या कर रहे हैं? जल, पानी। तो हम अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करने के लिए क्या एक्टिवेट कर रहे हैं? सेंसेस। हम क्या कर रहे हैं? यज्ञ विधियां। तो इस टाइम पे कौन इंपॉर्टेंट है? इंद्रियां। इंद्र देवी देवता, तो हम अल्टीमेटली इनसे कनेक्टेड हैं। हमारी इंद्रियां भूखी हो गई हैं, कि मतलब भूख, जंगल काटो ज्यादा ज्यादा। हम क्या कर रहे हैं? इंद्रियों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कैसे? घी डाल दो, खीर डाल दो, पूड़ियां डाल दो, लकड़ियां डाल दो। वी आर सेटिस्फाइंग आर इंद्रियां। ऐसा आप सब करते हैं। जब आप एडोलेसेंट एज में होते हैं, जब आप बढ़ रहे होते हैं, आपके लिए मेन लस्ट क्या होती है? इंद्रियों को सेटिस्फाई करना। आंखें सेकनी, खाना पीना अच्छा, घूमना फिरना अच्छा, मन परचाना। आप इंद्रियां ही सर्व करते हो ना अपनी, तो इंद्रियों को सर्व कर रहे हैं। जैसे ही 2000 ईयर बीत गए और जैसे ही आपकी एज हो जाती है, फिर नॉट इंद्र इज नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट आउटर वर्ल्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट, गो इन साइड, अंदर जाओ, मन अंदर, मंदिर। अब अंदर देखो क्या कुकर्म किए हैं, क्या देखा है। अब कौन आएगा? बड़ी बड़ी आंखों, अब गॉड गॉडेसेस की आंखें देखना, इतनी बड़ी बड़ी। अब बड़ी बड़ी आंखों वाले गॉड गॉडेस अब क्या हो रहे हैं? दर्शन। दर्शन करो एक दूसरे में, डीप जाओ। कितना देख सकते हो? सिर्फ बाहर स्किन, उसके अंदर आत्मा, आत्मा के अंदर गुण, गुणों में क्या? धर्म। तो अब क्वेश्चन आ गए कि मैं हूं क्या एक्चुअली में, मैं कर क्या कर रहा हूं। यहाँ से 2000 साल बाद, वैदिक पीरियड के बाद आएंगे भगवान। अब इंद्र गए, इंद्रियां गईं, अब भगवान आ जाएंगे और अब हम अंदर की तरफ झांकेंगे, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ। तो हम ऑलवेज, हमारी आज दिन तक की लाइफ में हम बाहर से अंदर आते हैं। आप हमेशा याद रखना, देखना हर कोई अगर तो सही लाइफ जी रहा है, वो खुद को समेटना शुरू कर देता है, खुद की एक्टिविटीज रिड्यूस कर देता है, शांत हो जाता है।
तो पांडवों को इंद्र भी कहा जाता है, और इसलिए अब ये कहा जाता है कि पांडव तो एक ही हैं। तो इंद्र एक ही था तो पांडव एक ही हुए। पांडव इंद्र है, इंद्र की 5 मैनिफेस्टेशंस हैं। तो एक्चुअली में द्रौपदी का विवाह एक ही से हुआ है, इंद्र से। पांडवों से 5 से नहीं हुआ है, तो दैट इज एक्चुअली नॉट पॉलीएंड्री। ऐसा व्यास जस्टिफाई कर रहा है। तो क्वेश्चन ये भी है कि व्यास को ये जरूरत क्यों पड़ गई? क्या समाज पॉलीएंड्री को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था? समाज में ये नेगेटिव था, इसलिए व्यास ऐसा बिहेवियर कर रहा है कि अब वो इस तरह से रिलेट कर रहा है कि एक्चुअली यू आर नॉट वाइफ ऑफ 5 हस्बैंड, वो सिंगल ही हैं। वो तो 5 मैनिफेस्टेशन है इंद्र की, और इंद्र की तुम पत्नी हो द्रौपदी। क्लियर कहानी? तो मुद्दे की बात है, इस तरह से स्टोरी चलती है। अब ऐसी कहानियां आपको यहाँ पे देखने मिलेंगी। तो 500 BC आई है और ब्राह्मणों ने देखा कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरीज, और 500 BC तक आपको पता है महाजनपद आ गए। तो महाजनपद में, महाभारत में हमेशा कुरु के थ्रोन को लेके लड़ाई है। जो कुरु महाजनपद है उसके थ्रोन को लेके लड़ाई है, किनमें? कौरवास और पांडवास। अब लड़ाई किस चीज को लेकर के है कि जो धृतराष्ट्र है, जो बड़ा ब्रदर है, उसको गद्दी पे नहीं बिठाया जा सकता क्योंकि वो अंधा है, ब्लाइंड है। अच्छा, अब यहां से एक चीज और निकल के आई। जब मैं किंगशिप पढ़ाऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। मतलब जनता का कंट्रोल है शायद किंगडम पे, क्योंकि जनता को लगता है कि अनडिजर्विंग किंग है तो ये नहीं बनना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग हेरिडिटरी सिस्टम होता तो फिर तो धृतराष्ट्र ही बनता, चाहे अंधा था या नहीं था। तो उन्होंने किसको बनाया? पांडु को। पांडु जो छोटा भाई, लेकिन पांडु रोग था, पीलिया, इसलिए उसे पांडु कहते हैं। तो पीलिया था उसको। अब अल्टीमेटली वो थोड़े समय मर जाता है। फिर गद्दी पे बैठता है धृतराष्ट्र। अब धृतराष्ट्र जब गद्दी पे बैठता है उस टाइम पे दोनों के दोनों बच्चे छोटे हैं। छोटे कौन? पांडु के बच्चे पांडवा, धृतराष्ट्र के बच्चे कौरवा। दोनों छोटे, दोनों ग्रुप अभी छोटे हैं, यंग है। लेकिन बिहेवियर देख रही है जनता। तो नगर में चर्चा है कि कौरवा जो है ये ज्यादा पांडवा ज्यादा वर्चुअस है, ये ज्यादा राइटियस है, ये ज्यादा एनर्जेटिक है, ये कैपेबल है गद्दी पे बैठने के लिए। इस बात से भयभीत है कौन? दुर्योधन। और दुर्योधन अपने पिता को ये कह रहा है कि तुम्हें तो गद्दी मिली नहीं थी क्योंकि तुम अंधे थे, तो तुमसे तो ले ली उन्होंने, फिर तुम्हें बाद में मिल गई क्योंकि वो मर गया। तो क्या अगर पांडु गद्दी पे होता तो पांडवों को ये गद्दी नहीं मिलती? तो तुम गद्दी पे है तो गद्दी किसको मिलनी चाहिए? मुझे। ये पांडवों को नहीं मिलनी चाहिए किसी भी कीमत पे। और यहां से वॉर स्टार्ट होगी। मतलब यहाँ पे ये है कि जनता की एक राय है कि गद्दी पे कौन होने चाहिए, माने पांडव। और जनता ने, आप देखेंगे, थ्रू आउट समर्थन किनको किया है? पांडव, क्योंकि दुर्योधन को नगर का समर्थन नहीं था। ये बात आप हमेशा याद रखना। अब ये सारी कहानीज आपको दिखाती हैं कि राजा कैसे चुना जाता था, समाज किन चीजों को लाइक करता था। और महाभारत चाहे लिखी बहुत पुरानी किसी बैटल के बारे में गई होगी, लेकिन लिखी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में गई थी, 500-600 BC के कॉन्टेक्स्ट में। उस समय के समाज की सोच क्या थी, इसलिए वो रियलिस्टिक टेक्स्ट बन जाता है, इसलिए वो हिस्टोरिकल एविडेंस बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। तो 500 आप उसमें देखेंगे खास चीज, जैसे ही महाभारत 200 या 100 BC के अराउंड अब लिखी जा रही है ना, 300 साल बीत गए लिखते लिखते, अब नए ऋषि आ गए, तो अब कृष्ण घुसेड़ देंगे लाके इसमें। इसलिए महाभारत के मिड में कृष्ण आता है, क्योंकि वो दौर अब किसका है? कृष्ण का। इसलिए महाभारत कहां से कहां तक है? 500 से 500 AD तक ना। तो एग्जैक्ट मिड में कृष्ण आएगा गीता में, भागवत गीता। इसके बाद कृष्ण नहीं। और महाभारत जैसे जैसे आगे चलेगी, तो जैसे ही 200 AD के बाद का दौर है, इसमें मनुस्मृति के सारे कोड घुसे दोगे आप, और लास्ट में वो सारी टीचिंग्स। तो इस तरह से ये पता लगता है कि महाभारत एक ऑर्गेनिक कोड है, ये समय के साथ बना है, ये प्रेजेंट सिचुएशंस को बिल्कुल अपने साथ लेके चल रहा है। और इसे माइथोलॉजी कहना गलत है, ये बिल्कुल हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, और आज दिन तक भी डायनामिक है। इसमें अभी तक भी चेंजेस आ रहे हैं, और वो चेंजेस मैं आपको बताऊंगा। महाश्वेत देवी एक औरत है, उन्होंने 20th सेंचुरी में इसमें कई सारी इंटरप्रिटेशंस की हैं, जिनसे पता लगता है कि हाँ बाकी ये बातें सही थी, और उसमें उसने नई इंटरप्रिटेशंस कर दी हैं कुंती को लेकर के और बाकी लोगों को लेकर के। तो मुद्दे की बात अब यहाँ पर ये आती है कि वो महाभारत जिसके बारे में ऐसा कहा जाएगा कि ओरिजिनली इसमें 24,000 हिम्स हैं, 24,000 श्लोकास हैं, लेकिन एट प्रेजेंट इसमें 1 लाख हैं। तो आपको अक्सर लोग कह देंगे ये बाद में जोड़े। अब आप कहेंगे बाद में कब? मतलब अभी अभी जोड़ दिए। बाद में मतलब शुरुआती जब 500 BC से लिखनी शुरू की तो 24,000, 500 AD तक आते आते फाइनली 1 लाख हो गए थे। तो इसी से तो पता लगता है कि अलग अलग समय में लिखी गई, अलग अलग ऋषियों ने लिखी है, और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो हो सकता है कि किसी समय में जब शुरुआत हुई है महाभारत की और जो सब्जेक्ट मैटर चुना,
तब पॉलीएंड्री अलाउड था, लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी मैच्योर हुई है और हम BC से AD में, तो पॉलीएंड्री अलाउड नहीं है। तो मतलब उस टाइम पर आपको मोनोगैमी करना पड़ेगा, सिंगल मैरिज। इसलिए शायद ऋषि दलीलें देते पाया गया है कि तुम इंद्र हो, तुम ये हो, वो हो, अदरवाइज वो ऐसी दलीलें नहीं देता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इस तरह से महाभारत का जिक्र है। आज की डेट में अगर आप देखें तो आपको इंडिया में कई सारी महाभारत मिलेंगी। महाभारत जब संस्कृत में तब फैली तो अदर एरियाज में भी फैली, और आज महाभारत बड़े पैमाने पर लोकल लैंग्वेजेस में लिखी गई है। क्या तमिल, क्या संस्कृत, क्या प्राकृत, क्या पाली, क्या बंगाली, हर भाषा में महाभारत लिखने का काम हुआ है। ये कैसे हुआ? महाभारत को पढ़ा, महाभारत को पढ़ के चर्चा किया, चर्चा करके इंटरप्रिटेशनें हुई, तर्क वितर्क हुए, और उन तर्क वितर्कों को उस समय की प्रेजेंट सिचुएशन में जो चीजें एक्सेप्टेबल थी उनके साथ जोड़ के जोड़ दिया, और जो चीज एक्सेप्टेबल नहीं थी उन्हें मोल्ड कर दिया, उन्हें थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, और फिर अपनी एक महाभारत बना ली। कोर मैटर वही रहेगा, लेकिन चीजों की इंटरप्रिटेशन और चीजों को बदला अदला जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट की बात है। ठीक है, कोर मैटर वही रहेगा कि एक युधिष्ठिर नाम का पर्सन है और वो सब कुछ दाव पे लगाता है, स्वयं को दाव पे लगाने के बाद अपनी पत्नी को दाव पे लगाता है। इस पे बहुत स्ट्रांग क्वेश्चन है कि जब तुम खुद को दाव पे लगा ही चुके हैं, तो द्रौपदी पूछती है, जब वो वापस आता है युधिष्ठिर कहता है मैं तुम्हें हार गया, तो वो ये पूछती है कि जब तुम मुझे हारे, क्या तुम पहले हार चुके थे खुद को? अब उसका ये क्वेश्चन है, इसका आंसर नहीं है, लेकिन इसकी दो सिचुएशन बनती है कि द्रौपदी या तो ये बताना चाहती है कि जब तुम खुद को हार ही चुके थे तो तुम मुझे कैसे लगा सकते हो, मैं तुम्हारी पोजेशन नहीं हूं। और अगर उसने ये सवाल पूछा कि जब तुम हार गए थे उसके बाद तुमने मुझे हारा, मतलब अगर आप हार भी गए हो तो वुमेन आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, आप उसे फिर भी दाव पे लगा सकते हो। इस तरह की इंटरप्रिटेशन है महाभारत की, जो इस पूरे चैप्टर को फैसिलिटेट करेंगी। मैं आपको कास्ट समझाऊंगा, किनशिप समझाऊंगा, और आपको सोसाइटी के बारे में बताऊंगा। ओके, स्टार्ट करें? चलिए स्टार्ट करते हैं। सिस्टम की शुरुआत होती है कहां से? अर्बनाइजेशन डेवलप हो रहा है, और अर्बनाइजेशन के डेवलप होने की वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा। इस ट्रेड एंड कॉमर्स के बढ़ने की वजह से डिफरेंट सेक्शंस आपस में कांटेक्ट में आए, और इसकी वजह से दूर दराज की नॉलेज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हुई। लोगों की प्रैक्टिसेस काफी डाइवर्सिफाई होने लगी, और जो अब तक के ओल्ड सिस्टम्स हुआ करते थे, जो 1500 से लेकर के 600 तक, और खास तौर में इसमें जो 900 के दौरान चेंजेस आए ब्राह्मणिकल एरा के समय, उसको 600 और 500 में आके लोगों ने चैलेंज करना शुरू कर दिया और देखना शुरू कर दिया कि यार ये जो हम इतना फॉलो कर रहे हैं इतने लंबे समय से, ये ठीक भी है कि नहीं है। क्योंकि दूर दराज से लोग आ रहे हैं, अपनी लैंग्वेज ला रहे हैं, अपना कल्चर कस्टम मैनर उन्हें सुना रहे हैं, वो उनसे मेल बातें कर रहे हैं, और वो देख पा रहे हैं कि सोसाइटी इन कोर एरिया से बाहर काफी ओपन भी है और वो काफी इंजॉय करते हैं चीजों को। इस तरह के समाज में आ रहे हैं परिवर्तन, जिसमें ब्राह्मणिकल एरा की चीजों को टारगेट करके उनको कन्फ्रंट किया जा रहा है। इसको रिटेलिएट करने के लिए और इसको जवाब देने के लिए इस पर्टिकुलर टाइम में ब्राह्मणास एक्टिव होंगे, और ब्राह्मणा इस पर्टिकुलर पीरियड में बड़े पैमाने पर ब्राह्मण शास्त्र लिखेंगे। इन्हें ब्राह्मण सूत्रास कहा जाता है, ब्राह्मण सूत्रास, और थोड़ा बाद में जाकर के इन्हें ही ब्राह्मण शास्त्र कहा गया है, ब्राह्मण शास्त्र। तो 500 BC से आप देखेंगे तो 500 CE तक ब्राह्मण शास्त्रों का पीरियड है, और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट का एरा इसे कहा जाता है। क्लियर है जी? ये ब्राह्मण शास्त्र और ब्राह्मण सूत्रास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। इनको आप मोस्टली लीगल टेक्स्ट से जोड़ देते हैं, और इन लीगल टेक्स्ट में 200 BC के दौरान जो शुरू हुआ लीगल टेक्स्ट है वो मनुस्मृति है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुस्मृति हर छोटी छोटी एक्टिविटी के बारे में बता रहा है कि समाज में किस तरह के वर्ण एग्जिस्ट करेंगे, वुमेन कैसा बिहेव करेगी, मैन अर्निंग कैसे कर सकता है, और आउटकास्ट कौन है, आउटकास्ट को किस तरह की एक्टिविटीज करनी है, वो कब विलेज में अलाउड है कब नहीं है, ऑक्यूपेशन के उसके क्या जरिए हैं, मैरिजेस की फॉर्म कौन सी रहेंगी, और 8 फॉर्म के अष्टविवाह 8 तरह के विवाह कौन से होंगे, इनमें से कौन से वो विवाह हैं जो प्रशस्त विवाह हैं, डिजायरेबल विवाह हैं, अप्रूव्ड विवाह हैं फर्स्ट 4, और इनमें से वो लास्ट 4 जो अप्रशस्त हैं, अनअप्रूव्ड हैं और अनडिजायरेबल हैं, वो नहीं अलाउड किए जाएंगे। इस तरह की सारी लीगल कोडिंग ये की जाएंगी, और इसी तरह से महाभारत का टेक्स्ट 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। आज जब आप महाभारत पढ़ते हैं तो महाभारत में 2 चीजें आती हैं, एक है जिनमें स्टोरीज हैं
और उन स्टोरीज वाले पार्ट को हम नरेटिव कहते हैं, नरेटिव है वो, और उसमें आपको नरेटिव मिलेगा। सेकेंड एस्पेक्ट है जिसमें सोशल इंस्ट्रक्शंस हैं, सोशल इंस्ट्रक्शंस है, कैसे बिहेव करना है, कैसे लॉज फॉलो करने हैं, या ऑर्डर्स है एक तरह के कि आपको ऐसा आइडियल बिहेवियर करना है, या मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है, इसको हम डायडैक्टिक कहते हैं, डायडैक्टिक। और अब ऐसा रिजिड डिवीजन नहीं है, कई बार स्टोरीज में भी डायडैक्टिक नजर आ जाते हैं और कई बार डायडैक्टिक स्टोरीज की फॉर्म में बताए गए, बट मोस्टली दो हिस्सों में महाभारत डिवाइडेड है। सबसे इंपॉर्टेंट डायडैक्टिक है जो बीच में युद्ध रोक करके कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, वो सोशल इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसे, हाई लेवल इंस्ट्रक्शन। तो गीता इज अ डायडैक्टिक, ये क्वेश्चन है 2008 का, व्हाट इज गीता, इन विच फॉर्म, बच्चों समझ नहीं आया डायडैक्टिक क्या होता है। इट इज अ काइंड ऑफ सोशल इंस्ट्रक्शन। तो वो उसे समझा रहे हैं कि धर्म क्या है, न्याय क्या है, अर्थ क्या है, मोक्ष क्या है, काम क्या है, वो उसे समझा रहे हैं कि किस तरह से उसके जो सबसे बड़े पूर्वज और जिनको सबसे ज्यादा वो पूजनीय मानते हैं कि भीष्म पितामह, वो किस तरह इस तरह में अधर्मी है और वो धर्म पे खड़ा है, उसे उन्हें मारना है। तो वो ये सारी बातें एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर यदा यदा ही धर्मस्य, ये सब वो बता रहे हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं। इस तरह से महाभारत डिवाइडेड है। तो कुल मिलाकर के इस चीज को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के इन्हीं चीजों को पढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं कि संस्कृत में किन शब्दों का प्रयोग किया गया है और किस वे में चीजों को बताया गया है। सबसे पहले संस्कृत के टेक्स्ट को अगर हम पढ़ें तो आपके सामने एक शब्द आता है, दैट इज कुल। कुल, देखिए कुल का मतलब है संस्कृत में फैमिली। फैमिली, आज आप लोगों को फैमिली इजीली मिलती है, हमारे पास फैमिलीज हैं, हम फैमिली को उतना ऑब्जर्व नहीं करते, बट अगर आप फैमिली को ऑब्जर्व करें, आप फैमिली हैं लेकिन फैमिली होते हुए आपके एटीट्यूड अलग होते हैं, आपका बिहेवियर अलग रहता है, आपकी प्रेफरेंसेस चॉइसेस अलग रहती है, सब देखना अलग अलग काम करते हैं। आप अपनी फैमिली को देखिए, ड्यूटीज डिवाइडेड होंगी, मेल फीमेल पहले तो इस ग्राउंड पे, फिर चाइल्ड एंड सीनियर इस ग्राउंड पे, फिर एडल्ट टोटली अलग होगा इस ग्राउंड पे। मेल में भी मेल अलग अलग है, फादर है, बॉय है, और फीमेल में भी अलग अलग है, बेटियों का अलग काम है और औरतों का, मदर का अलग काम। इस तरह से फैमिली अपने आप में एक पूरा का पूरा सोसाइटल यूनिट है, क्योंकि फैमिली एक मिनिएचर वर्जन है किसका, एक लार्जर गैदरिंग का, एक लार्जर स्टॉक का, और उसको हम क्या कहते हैं पंजाबी में, जैसे शरीक का, या एक लार्जर बॉडी जिससे फैमिली निकली है, और वो है जनाती। जनाती ऐसा वर्ड यूज होता है, जनाती। तो जनाती वर्ड माने शरीक का। तो आपको ये क्वेश्चन आते हैं, कुला क्या है, जनाती क्या है, तो इसको हम कहते हैं लार्जर सोशल बॉडी, जहां से फैमिली की उत्पत्ति होती है। इसके बाद आता है अब अपने आपने खुद को जोड़ना भी है, जैसे ये आपकी फैमिली है और ये आपकी फैमिली इस तरीके से बिलोंग करती है। ये आपने किसके बेसिस पे पता लगाया, जब आपके सामने आपका लीनियज है, वंश वर्ड यूज होगा संस्कृत, वंश, वंश माने वंश, तो केड़े वंशज हैं, ऐसा चलता है ना। जैसे आपने सुना होगा बसराओं का गांव, बोपाराओं का गांव, पंडालों का गांव, लांबो का गांव, तो वो सब क्या है, वंश। अब ये वंश सिस्टम क्या था, ध्यान से सुनिए, ये वंश क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लीनियज सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऋग्वेद में जो ऋग्वेद लिखे हैं जिन्होंने, जो अलग अलग ऋषियों ने, तो ऐसा उनको कहते हैं हम सीयर्स, सीयर्स SEERS, सीयर्स ऋषि। तो वो जो ऋषियों से जिनकी जैसे उत्पत्ति हो रही है, उन्हीं के नाम से फिर चलेंगे उनके वंशज। जैसे भार्गव होते हैं, ऋषि भार्गवा, भार्गव से आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऋषि भृगु हैं, ऋषि भारद्वाज हैं, ऋषि अत्रि हैं। तो आज आप इनके नाम सुन लेना, अत्रि मिलेंगे, भारद्वाज मिलेंगे, भार्गवा मिलेंगे, सारे ये सारे उन शीयर्स से आ रहे हैं और यहीं से वंश शुरू हो जाता है, यहीं से लीनियज शुरू हो जाती है। क्लियर है बात। तो अल्टीमेटली ये टाइटल, ये लीनियज, दैट सरनेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहीं से कास्ट जन्म लेगी, ठीक है। तो ये जो सिस्टम आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये आपका कास्ट सिस्टम में कंसंट्रेट कर जाएगा और आप इन्हीं कास्टों को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप देखेंगे एक चीज, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे शर्मा, हिंदुओं में शर्मा, लेकिन उनका गोत्र पूछोगे तो वो कुछ बताएंगे कि गोत्र कुछ ये है, गोत्र भारद्वाज, गोत्र ये, गोत्र वो। तो गोत्र सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गया था इस टाइम पे। गोत्र, ये है गोत्र। और गोत्र सिस्टम क्या कहता है कि वो जो सीयर्स ऋग्वेद कंपोजिशन वाले, उनसे बिलोंग करने वाले, उन सबका गोत्र सेम है। तो इस तरह से गोत्र चल पड़ेंगे। गोत्र माने वंश, किस वंश से आप आते हैं। अब इसी गोत्र सिस्टम से फिर जो दो थ्योरियां आएंगी। अब धर्मशास्त्र बताएगा कि गोत्र से मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द गोत्र। तो सबसे पहला एस्पेक्ट ये है, गोत्र का मतलब ये है
कि अपने गोत्र में विवाह नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको विवाह बाहर ही करना है हर हाल में, चाहे जो भी हो जाए। तो इसको हम कहते हैं एक्सोगामी, एक्सोगैमी, कि आपको गोत्र से बाहर विवाह करना है। ठीक है, लेकिन इसमें अब गोत्र से बाहर विवाह करना तो मतलब किससे विवाह करना है? गोत्र में ही विवाह भी करना है, मतलब कास्ट सेम रहना चाहिए। ये बात समझ आई? गोत्र बाहर हो जाए तो इसलिए अगर आप ध्यान से देखें तो शादियां फिक्स होने के समय में अब उससे ये पूछा जाएगा गोत्र कौन सा है तुम्हारा, तो गोत्र से पता लग जाता है हमारी लेवल का है ना, क्योंकि कास्ट से तो क्लियर ही नहीं होना है। आपने कास्ट पूछ लिया और उससे बात कर ली, फिर एंड में पड़ताल क्या होगी? गोत्र। तो गोत्र से क्लियर हो गया, ठीक है हम भी ब्राह्मण, ये भी ब्राह्मण, हम भी क्षत्रिय, ये भी क्षत्रिय, हम भी जट, ये भी जट। तो इस तरह से गोत्र पूछे जाते हैं, ये सिस्टम चलता है। तो ये गोत्र सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर दिया, गोत्र के बाहर मैरिज करनी है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये, और फिर गोत्र और इन चीजों पर चीजें आगे बढ़ गई। ठीक है, अब मैं समझाता हूं वो चीजें कैसे आगे बढ़ी। जब ये सारी बातें बताई जा रही हैं, आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं मैं कैसे ब्राह्मणों ने सोसाइटी को कार्व आउट किया है, कैसे ब्राह्मणास अपने धर्मशास्त्रों से समाज को बता रहे हैं कि क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं। ये गोत्र सिस्टम और बाकी चीजों को वो कंसंट्रेट कर देंगे बड़े पैमाने पर। और अब ये जो वर्ण सिस्टम है इसको हाई लेवल पे स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, और अब प्रॉपर ये कहा जाएगा कि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और अब ये वो पीरियड है जिसमें बर्थ को इंपॉर्टेंस दे दी जाएगी कि ये सारे के सारे वर्ण तो जन्म पर आधारित हैं, और इसको लेजिटिमाइट कैसे कराया जाएगा। धर्मशास्त्र बार बार कहेंगे कि ये जो वर्ण सिस्टम है ये यूनिवर्सल वैलिडिटी रखते हैं, इनके पास यूनिवर्सल मैंडेट है। वो कैसे प्रूव करेंगे? अगर हम अब वेदों को ही देखें तो ऋग्वेद में एक हिम आता है, उस हिम का एक हिस्सा है पुरुष सूक्त। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। आपको वंश के बारे में कहां से, वर्ण सिस्टम के बारे में कहां से पता लगता है? कौन से सूक्त से? पुरुष सूक्त। ये पुरुष कौन है? ये प्राइमेवल मैन है। ऐसा कहते हैं इस पुरुष सूक्त से पुरुष की आहुति दी थी, तो फिर उससे सारा ब्रह्मांड जन्मा। जन्मने के लिए ब्रह्मा जन्मेंगे, कुछ करेंगे ना, तो जन्म ब्रह्मा ने क्या किया, जैसे जब भी पुरुष की हमने आहुति दी तो क्या जन्मा? ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड में सारे एलिमेंट के साथ साथ क्या जन्मे? ये 4 वर्ण भी, क्योंकि सोसाइटी को फैसिलिटेट भी तो कराना था ना। तो ये 4 वर्णों में कौन है? जो मुख से निकला है, जो मुंह से निकला है वो ब्रह्मा है। वो कौन है? ब्राह्मण। जो मुंह से निकला वो ब्राह्मण, जो भुजाओं से निकला है वो क्षत्रिय, जो थाई से निकला है, जांघों से निकला है, यह वैश्य, और जो पैरों से निकला है यह शूद्र। ऐसा पुरुष सूक्त में ये कहते हैं कि मेंशन। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं, ऋग्वेद में एक तो है प्योर ऋग्वेदिक पीरियड का मटेरियल, एक लेटर वैदिक पीरियड में जोड़ा है 1000 बीसी में। इसलिए पुरुष सूक्त के बारे में खास तौर पर लिखा है कि 1000 बीसी में ऐड हुआ है, मतलब लेटर वैदिक पीरियड में आके घुसा दिया उसके अंदर। तो ऋग्वेद ऐसी जन्म पे आधारित बातें नहीं करता, वो कर्म पे आधारित बातें करता है, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन ऋग्वेद में ही पुरुष सूक्त भी मिला है और उसमें ये वर्ण सिस्टम ऐसे बताया गया है, तो आपको आंसर करना है ये लेटर पीरियड की एडिशन है। ओके, जब ब्राह्मणिकल सिस्टम कंसंट्रेट हो रहा था तो पुरुष सूक्त में ये बताया, मुंह से निकला, मुख से मने इसे को क्या करना? टीचिंग को क्या करना? पढ़ाना है, यज्ञ करना है, सेक्रीफाइसेस करना है। तो अब हाई लेवल पर काम को डिवाइड किया जाएगा समाज के बीच में, और ये ब्राह्मण सूत्र ही कहेंगे, ब्राह्मण शास्त्र ही कहेंगे कि किसका क्या वर्ण है तो उसकी क्या ड्यूटी है। ब्राह्मण सिंपली या तो पंडित होगा, क्या करेगा? यज्ञ ऑर्गेनाइज करेगा, या लोगों को परसुएड करेगा कि वो यज्ञ करे, बदले में उनके गिफ्ट लेगा, ऑफरिंग्स लेगा, टीचिंग करेगा, वेदों का अध्ययन करेगा। ये ब्राह्मण की ड्यूटी है। इसके अलावा आता है क्षत्रिय, भुजाओं से जन्मा है, तो इसका काम है वॉरियर है, ये लोगों को प्रोटेक्ट करेगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएगा, ये ट्रेड एंड कॉमर्स को ऑर्गेनाइज कराने के लिए हेल्प प्रोवाइड करेगा, ये यज्ञ ऑर्गेनाइज करेगा, और ये बड़े पैमाने पर ऑफरिंग्स भी देगा यज्ञ के बदले में। इसके बाद आ जाता है वैश्य। वैश्य भी यज्ञ करेगा, वैश्य को भी नॉलेज लेनी है, वेदों का अध्ययन वो भी करेगा, वैश्य भी ऑफरिंग्स देगा, गिफ्ट देगा। इसके साथ साथ वैश्य ट्रेड एंड कॉमर्स करेगा, एग्रीकल्चर भी करेगा, कहीं कहीं पर पेस्टोरलिज्म भी करेगा। इसके बाद आता है शूद्र, वो सर्विट्यूड है, उसको सिर्फ इन तीनों वर्गों को सर्व करना है, खत्म, वो कुछ नहीं करेगा, ओनली सर्व। वो इनके साथ जुड़ जाएगा और जिसको उससे जो सर्विस चाहिए वो उससे लेता रहेगा। अब इनसे ये पूछा गया, मैं पूछता हूं इनसे कि भाई तुम ये जो कह रहे हो इसको सब मानेंगे,
इसकी वैलिडिटी तुम्हारे पास कहां से आती है? तो इसके इन्होंने 3 तरीके अपनाए कि ये मानेंगे लोग। पहला इन्होंने बोल दिया कि दिस इज डिवाइन, ये यूनिवर्सली ऑर्डेन्ड है, ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये कहां से आया है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद किसने दिया? अपौरुषे, जो पुरुष नहीं थे, अपौरुषे है, देवताओं ने दिया है ना, ऋषियों ने दिया है। और उसमें पुरुष सूक्त में देखो ये लिखा है, जबकि ये नहीं पता है कि 1000 BC में जोड़ा है और उन्हीं ब्राह्मणों ने जोड़ा है। तो उसमें पुरुष सूक्त में लिखा है कि मुंह से, बाहों से, जांघों से, पैरों से निकले, डन। तो लोगों ने कहा ऐसे कैसे निकले, मतलब, तो चलो ये हो गया। सेकंड तरीका इन्होंने अपनाया, किंग्स को बोला कि देखो पुरुष सूक्त में लिखा है और ऋग्वेद ये कहता है, तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम इस रूल को अप्लाई कराओ। तो किंग्स पूरी तरह से ब्राह्मणों की बात मानते थे, पुरोहित और किंग्स फिर ये फॉलो कराते थे। फिर लोगों को ऋग्वेद की कहानियां और सारी कहानियां और धर्म से जोड़ के परसुएड कराते थे, मनाते थे, उन्हें समझाते थे कि ये तुम्हारा धर्म है, कर्म है, तुम्हें तो ये करना ही करना है, ये लिखा हुआ है और ऐसा ही चलता है, यही सिस्टम है। तो ये सारा करके 3 तरीके अपना के इन्होंने समाज में ये कंसंट्रेट करा दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ब्राह्मणों का एक वर्ग है, उसकी स्ट्रिक्ट ड्यूटी है, उसको बोला गया है कि तुम्हें तो ये वर्ण आश्रम मानना ही मानना है, कोई और माने अलग बात, तुम तो मानोगे। और जो अदर पीपल हैं वो जनरली फॉलो करें ब्राह्मण को और देखें कि वो कैसे मान रहा है। ब्राह्मण के लिए धर्म सर्वोच्च। तो एक तो ब्राह्मण हो गए और ब्राह्मण देवता बन गए। अब दूसरे क्षत्रिय हो गए, वो भी हाई क्लास है, उन्हें भी अच्छी ड्यूटीज दे रखी, तो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैश्य ने बोला कि यार मेरा भी ठीक ही है सिस्टम। जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एक तरफ हो गए तो फिर शूद्र की सुनेगा कौन? तो शूद्र मार्जिनलाइज हो गया और हमने सिस्टमैटिकली इस तरह से उसको मार्जिनलाइज करने का काम किया। अब ये एक सिस्टम आ गया, वर्ण सिस्टम, और ये वर्ण बना करके ये लोग बैठ गए अपने जगह पर। इस वर्ण सिस्टम में बहुत सारी चीजें और घुसाई गई। जब गोत्र का कंसेप्ट आता है तो गोत्र को बड़ी खास तरीके से जोड़ा जाता है। वो क्या है? अब हर किसी को ये होड़ लगी हुई है कि मैं गोत्र के साथ खुद को जोड़ूं। भाई एक कंसेप्ट तो मैंने बताया कि गोत्र का मतलब ये होता है कि सबसे पहली बात कि आप गोत्र के बाहर शादी नहीं करोगे। दूसरा, गोत्र का मतलब होता है वंश, वंशजा, और मतलब इसका मतलब पैतृक संपत्ति। इसको पैट्रिलिनी से जोड़ा जाएगा। पैट्रिलिनी कैसे होती है? यहां से सारा कंसेप्ट चेंज होगा। गोत्र को हमने जोड़ लिया पैट्रिलिनियल सिस्टम के साथ, और इसका मतलब क्या है? जो पिता है उसका पुत्र ही पिता की सारी संपत्ति को इनहेरिट कर लेगा अकॉर्डिंग टू द गोत्र। तो अब आपको अपने गोत्र पर एम्फेसाइज करना ही करना है, अदरवाइज आप अपने पिता से कनेक्ट नहीं होंगे, पिता से हियरार्की नहीं जुड़ेगी। और जब पिता से हियरार्की नहीं जुड़ेगी तो क्या नहीं मिलेगी? उसकी संपत्ति। और संपत्ति में सब मिलता है, गद्दी भी मिलती है, क्राउन भी मिलता है, राजघराना भी मिलता है, प्रजा भी मिलती है, एवरीथिंग संपत्ति में मिलता है। और इसी बेसिस पर दुर्योधन मांग रहा है अपने पिता धृतराष्ट्र से कि मैं वंशज हूं आपका, तो हम मेरे गोत्र के मुताबिक आपकी सारी चीजें इनहेरिटेंस में मुझे मिलनी चाहिए। तो इस गद्दी पे लेजिटिमेट राइट मेरा बनता है, मतलब सारा नगर मेरा बनता है, सारा साम्राज्य मेरा बनता है, और उसके अंदर आने वाली प्रजा की संपत्ति मेरी बनती है, और इसका जो धर्म है राज्य का वो मेरा बनता है, रूल भी मैं बनाऊंगा। तो कुल मिलाकर के वो ये पैट्रिलिनियल सिस्टम है। इसकी वजह से अगर आप इस पीरियड को देखेंगे ना, 500 BC से 500 AD के दौरान, ये धर्मशास्त्रों का पीरियड है जब एलीट सेक्शन के अंदर ये क्रेज था कि वो खुद को गोत्र से जोड़ते थे, हर कोई गोत्र से। और तब से लेके आज दिन तक है, आप किसी भी लो कास्ट या लो क्लास को देखना, वो सरनेम और अदर चीजें प्रेफर नहीं करेंगे। कुमार रहेगा, देवी रहेगा, कुछ भी और रहेगा, सरनेम आप उनसे पूछोगे तो वो नहीं मानेंगे और वो बताएंगे भी नहीं आपको। और अगर आप उन्हें एम्फेसाइज करेंगे तो कहेंगे आई डोंट बिलीव इन दिस। ऐसा है क्योंकि, और आप अदर सेक्शन को देखना, नाम से पहले सरनेम भी लगाएंगे, एक ऐसा भी सेक्शन रहेगा, वो हुब के सरनेम बताएंगे। ये दोनों चीजें यहां से आती हैं। तो कुल मिलाकर के ये सिस्टम यहां से डेवलप हुआ और पैट्रिलिनियल सिस्टम हाई लेवल पर आगे बढ़ा। आपको संपत्ति में सब मिल रहा है, समाज में रुतबा मिल रहा है, और गोत्र वंश या गोत्र से जुड़े हुए हैं, तो ही अब आप आगे आपका करियर क्या रहेगा, फ्यूचर क्या रहेगा, वो सब डेस्टिन्ड है उसकी वजह से। तो एलीट क्लास और एलीट सेक्शन अक्सर अपने आप को गोत्र और इन चीजों से कनेक्ट करते थे और वर्ण आश्रम सिस्टम को और कंसंट्रेट करते चले गए, क्योंकि इसी की वजह से एडेड एडवांटेजेस मिलती थी जिनको ये फर्दर यूटिलाइज करते थे। ये हुआ यहाँ पर। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जब भी आप इंडिया को पढ़ रहे हैं तो आपको कंपैरेटिव पढ़ना है, कभी भी सिंगुलर वे में नहीं। क्या इसको कोई चैलेंजेस नहीं थे उस टाइम पर, या इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं था? क्या समाज ने लिटरली मान लिया था इस ब्राह्मणिकल सिस्टम को? कोई ऑब्जेक्शंस नहीं आते थे। आज जब इतने ऑब्जेक्शंस हैं तो तब क्या थे? ऑब्जेक्शंस थे शायद, ऐसा लगता है। कैसे लगता है? अब आपको मैं कुछ एविडेंसेस देता हूं, उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहला एस्पेक्ट क्या है, इनको हाई लेवल पर कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं
इसी समय में सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में होने वाला एक डायनेस्टी सातवाहना, सत्य के वाहन है वो, सत्यवाहना। तो क्या करते हैं सातवाहना? मनुस्मृति में मनु कह के गए हैं कि केवल क्षत्रिय को अधिकार है राजा बनने का, और कोई राजा नहीं बनेगा। क्लियर है जी बात। और मनुस्मृतियों में, धर्मशास्त्रों में ये भी कह के गए हैं कि जो द्विज पुरुष हैं वो कभी भी किसी ऐसी किंगडम में नहीं रहेंगे जहां पर क्षत्रिय राजा नहीं है। द्विज कौन होता है? जिसका दोबारा जन्म होता है, द्विज। अब इनको क्वेश्चन किया गया कि सारे तो सेम वे में ही जन्म ले रहे हैं, तो फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कैसे? तो कहते ले तो रहे हैं, वो तो शारीरिक जन्म है, लेकिन 10 साल की उम्र, 11 साल की उम्र में जब हम उपनयन संस्कार कर लेंगे तो जनेऊ धारण करने से दूसरा जन्म होता है, रीबर्थ, द्विज। उस दिन से आपसे अलग हो जाएगा, चलो साइड हो जाओ। तो फिर एक सेक्शन ऐसा क्रिएट कर दिया जिसे जनेऊ धारण करने की अनुमति ही नहीं है। ये बात आप याद रखना। तो ब्राह्मण भी धारण करता है, क्षत्रिय भी धारण करता है जनेऊ, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और वो क्या हो जाते हैं? द्विज, दोहरे जन्मे, और उस दिन से वो अलग हो जाते हैं बाकियों से, फिर सब उनके पैर छुएंगे। तो अब वो कह रहे हैं कि क्षत्रिय जो है वही रूल करेगा। तो अब क्या हो रहा है? सातवाहना रूलर है, और उसमें एक रूलर है राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, और वो खुद को क्या कह रहा है? मैं एक ब्राह्मण हूं, सबसे यूनिक ब्राह्मण। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि इतिहास में एक ब्राह्मण कौन था? वो कौन था? सातकर्णी। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? सुनिए। मनुस्मृति को चैलेंज देगा ना, वो मुंह से बोल रहा है मैं एक ब्राह्मण, माने मैं यूनिक ब्राह्मण। तो ब्राह्मण है तो फिर रूलर कैसे? तो ब्राह्मण है फिर भी रूलर है, ब्राह्मण है फिर भी रूलर है। सेकंड एस्पेक्ट, वो ये कह रहा है खुद अपनी उसी में कि मैं क्षत्रियों को खत्म करूंगा, मैं क्षत्रियों का हंता हूं। ब्राह्मण है और रूलर है, और क्षत्रियों को नाश करेगा, जबकि अल्टीमेटली रूलिंग का राइट किसके पास है? क्षत्रियों का है। इसको बस आप समझते जाओ, देखते जाओ तरीके से, ये बहुत जबरदस्त काम करेगा। इसके बाद अगर आप अपनी बुक को ओपन करेंगे तो आपको बुक में टेक्निकलिटी कुछ नजर आएंगी, और वो टेक्निकलिटीज क्या है? देखिए, चैप्टर में आपको कुछ नाम मिलेंगे, और उन नामों को हम देखते हैं। नाम कहां चले गए? देखिए पेज नंबर 59 पे देखिए, यहां पर राजा देखिए अच्छे से, सातवाहनों के राजाओं को देखिए। राजा है राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, राजा वशिष्ठी पुत्र श्री पुलमावी, राजा गौतमी पुत्र श्री यान सातकर्णी, फिर राजा माधुरी पुत्र स्वामी सकेसना, जो भी। अब आप इसमें बस इतना देखते जाइए, गौतमी का नाम कितनी बार आ रहा है, वशिष्ठी का नाम कितनी बार आ रहा है, देख लिया आपने ना? 2-2, 3-3 बार रिमेट हो रहा है। ओके, चलिए अब समझिए कुछ। सबसे बड़ी बात तो इन्होंने पैट्रीलिनियर की धज्जी उड़ा दी। ये मैट्रीलिनियल सिस्टम अब अडॉप्ट करते हैं। ये क्या अडॉप्ट करते हैं? मैट्रीलिनियल। क्योंकि ये किसका नाम अडॉप्ट कर रहे हैं? अपनी मदर का। मैट्रीलिनियल, एक तो ये कंक्लूजन मिली। यहां पे फिर धर्मशास्त्र गए तो इन्होंने मनुस्मृति को फिर खत्म कर दिया कि हम नहीं फॉलो करेंगे उसको। दूसरी बात। तीसरी सबसे बड़ी बात इनकी यूनिक क्या थी? इनकी खासियत ये थी कि मनुस्मृति ये कहती है और धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि गोत्र का कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि जब पिता पुत्री का विवाह करता है तो उसे यह समझाता है तुम यहां से जा रही हो, वहां से कभी नहीं जाना, मैं तुम्हें यहां से मुक्त करता हूं और वहां बाध्य करता हूं। वहां मैंने पति के घर में। और रूल यह है कि पत्नी, लड़की को विवाह के पहले पिता का और विवाह के बाद पति का गोत्र लेना है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे भी चलना है। और इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहां पर कुछ चीजें हैं। मैंने बोला ऋग्वैदिक सीयर्स जो हुआ करते थे उनके नाम पर गोत्र पड़ते हैं। तो ऋषि गौतम तो होंगे, सही बात। ऋषि वशिष्ठ भी होंगे, सही बात। तो ऋषि गौतम और ऋषि वशिष्ठ की पुत्रियां यानी कि गौतमी वशिष्ठी, माने की शादी के बाद भी इन्होंने सातवाहना रूलर जो कि इनके हस्बैंड होंगे उनका गोत्र नहीं अपना के अपने पिता का ही गोत्र कंटिन्यू किया। यहां पर भी धर्मशास्त्र और स्मृतियों मनुस्मृति की धज्जियां उड़ गई। ये सातवाहनों ने उड़ाई। तीसरी चीज क्लियर होगी। दूसरा, धर्मशास्त्र क्या कह के गए थे कि सेम गोत्र में विवाह नहीं करना। डन है जी। और सेम जगह पे विवाह नहीं होगा। लेकिन आप देख सकते हैं गौतमी का नाम कितनी बार रिपीट हो रहा है और वशिष्ठी का नाम कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो मतलब सेम क्लैन में ही मैरिजेस हो रही हैं बार 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 बार। अलग फिर से लड़कियां, अगली लड़की भी गौतमी, अगली भी वशिष्ठी, और सेम से सेम मैरिजेस करते चले जा रहे हैं आगे आगे। तो इसका मतलब एक्सोगामी नहीं, एंडोगामी की प्रैक्टिस ये फॉलो करते थे। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो कुल मिला के आज दिन तक साउथ इंडिया में लोग
एंडोगेमी फॉलो करते हैं। वहां पर अपने यूनिट में ही मैरिजेस होती हैं, आउट मैरिज यूनिट में मैरिजेस नहीं करते लोग। ब्राह्मणास करते हैं बट अदर सेक्शंस नहीं करते। इससे स्ट्रेंथ आता है, कॉन्फिडेंस आता है और आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है आपस में। तो ये बात याद रखना। तो ये एंडोगेमी प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर इसमें अब एक बहुत यूनिक बात आती है, जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है ये शादी कर रहा है सकाक रूलरों की बेटी से, सका रूलरों की बेटी से, ठीक। और सका रूलर्स और कुशाणा रूलर्स, इनको क्या कहा गया है मनुस्मृतियों के अकॉर्डिंग, धर्मशास्त्रों के अकॉर्डिंग कि दे आर आउटकास्ट। अब अगर ये आउटकास्ट है तो ये कौन हुआ? मलेच्छा। और मलेच्छाओं की पुत्रियों से ये विवाह कर रहा है तो अल्टीमेटली आउटकास्ट की पुत्री से विवाह कर रहा है, आउटसाइडर की पुत्री। तो यहां पर भी ये धज्जियां उड़ा रहा है। तो हर तरह से सातवाहनों की एक्टिविटी अगर देखें तो ऐसा लगता है वो ब्राह्मण सूत्रों की धज्जियां उड़ाते हुए पाए गए हैं। और शायद तभी से यहाँ ये ट्रेंड आज दिन तक फॉलो हुआ है साउथ इंडिया में कि ये सिस्टम नहीं माना जाएगा और ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। तो अब मैं यहां से कोट करके बताता हूं कुछ चीजें जिनके थ्रू आपको ये चीजें वेरीफाई होती हैं और आपको पता लगती हैं। बुक में ये चीजें बताई गई हैं। इस तरह के छोटे छोटे पैसेजेस आपके पास आएंगे जो आपको पढ़ लेने हैं और आप उनको पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आ जाएंगे तो पढ़ लेना, मैं वैसे बताता जाऊंगा, इतना टाइम नहीं। ओके, ये इतना क्लियर हुआ? अभी तक इतने में कोई डाउट तो नहीं? स्टॉप करो। जब हम मनुस्मृति की बातें करते हैं और ऐसे में हम ये तर्क देते हैं कि सिर्फ क्षत्रिय को ही रूल करना बनता था। अब यहां पर बहुत ही हॉट डिबेट है, चाहे कोई किताब पढ़ लो कभी क्लियर नहीं होता कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था। इसके नाम बहुत सारे हैं। एक तो कहते थे पिपली वन, एक इलाका है ऊपर। कपिल वस्तु एक इलाका है, साक्यों की राजधानी थी, कपिल वस्तु के साक्य, ये याद रखना। तो पिपली वन, ऐसा कहा था पिपली वन के इलाके में जो मोर जिन वनों में रहते थे वहां से ये बिलोंग करता था मौर्य। मतलब कि मोरों में ट्रेड करने का काम करते थे, मोरों के साथ रहने का काम कर। दूसरी थ्योरी है कि इसकी माँ का नाम मुर्रा था और मुर्रा का पुत्र है तो मौर्य है। अब मुद्दे की बात यह है कि जो संस्कृत ग्रंथ है ना, जो संस्कृत भाषा में लिखे, ये एमसीक्यू है याद रखना, वो इसे लो कास्ट कहते हैं, शूद्र कहते हैं। लेकिन बुद्ध ग्रंथ हमेशा इसे क्षत्रिय कहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध पार्शियलिटी कर रहे हैं क्योंकि ये डोनेट करते थे और बड़े लेवल पर जुड़े थे। और जैनों के भी कौन जुड़ा था उनके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य। तो मुद्दे की बात अब यहाँ पर आ जाती है, इनका आज तक लीनियर क्लियर नहीं है, ये शूद्र थे या फिर ये क्षत्रिय थे। अब तर्क ये दिया जाता है कि उस टाइम का सबसे आर्डेंट ब्राह्मण चाणक्य एक शूद्र को तो गद्दी पे बैठाएगा नहीं, वो एक क्षत्रिय को या एक ब्राह्मण को ही बैठाएगा। बट यहां से ये थ्योरी क्लियर नहीं होती कि अगर वो ब्राह्मण या क्षत्रिय था तो फिर वो दास कैसे था, और उसकी हालत ये कैसी थी कि वो मगध साम्राज्य में इस पोजीशन में घूम रहा है, फिर उसे परचेज कैसे किया था। तो ये सारी थ्योरीज हैं, ये कन्फ्रंटिंग है। मुद्दे की बात बस इतनी है कि धर्मशास्त्रों के दौर में मौर्य साम्राज्य अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है कि वो एक तरह का नॉन क्षत्रिय क्लैन था जिसने रूल किया है, ये याद रखना। मॉडर्न हिस्टोरियंस ने नेशनलिज्म के पीरियड के दौरान अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए और मॉडर्न एलिटिस्ट सेक्शन ने धक्के से प्रूव किया है क्षत्रिय, बट एविडेंसेस नहीं मिलते कि वो क्षत्रिय था। ये बात आप हमेशा याद रखना। उनका पहनावा, रहन सहन, बिहेवियर, इन चीजों से क्लियर नहीं होता कि वो क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करता था। हाँ, इसके बाद जो शुंग और कण्व आए हैं वो क्लियर पता लगता है कि वो हाई क्लैन से बिलोंग करते हैं और उनमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन उनके बाद नॉर्थ वेस्ट और अदर एरियाज में जो आए हैं इनको हमने सीधा सीधा ही आउटसाइडर कह दिया और इनको मलेच्छ डिक्लेयर कर दिया। तो कुल मिलाकर के इस तरह के एविडेंसेस हमें मिलते हैं धर्मशास्त्रों के दौर में भी, जिस टाइम पर हमें किंगडम्स मिलती हैं जिनके ओरिजिन्स और जिनके लीनियज शायद हमें उस लेवल पर क्लियर नहीं है। ठीक है, इस बात को आपको मान के चलना है। अब कुछ और भी डिस्कशंस हैं, कुछ और भी चीजें हैं जिनसे ये क्लियर होता है कि शायद उस टाइम पर कुछ और भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स एग्जिस्ट कर रहे थे। अब उनको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब हमने वर्ण के बारे में चर्चा की और उसमें हमने बताया कि किस तरह से पुरुष सूक्त को इंपॉर्टेंट माना गया, इसी तरह से इस दौर में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सन की इंपॉर्टेंस को, सन माने द पुत्र, सन माने सूर्य नहीं, द सन की इंपॉर्टेंस को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ हिम्स भी हमें वेदों से मिलते हैं जिनमें यह कहा जा रहा है कि पुत्री को पिता ये कह रहा है कि तुम्हें वहां जाकर के
बहुत ही अच्छा पुत्र जन्म देकर के देना है तो इंद्र की तुम पर कृपा होगी बड़े हाई लेवल पर। अब एक तो इंद्र यहाँ पर गॉड है, ये तो माना जाता है और ये वेदों में ही एड्रेस किया गया है। लेकिन पुत्र को जन्म देना है तो तुम्हारी बहुत हाई लेवल पर रिस्पेक्ट होगी, और पुत्र भी तुम्हें इंद्र समान जन्मना है, इतना जबरदस्त पुत्र जन्मना है। मतलब वार प्रैक्टिसेस होती हैं, वार लॉर्ड्स ही इंपॉर्टेंट है, इस वजह से पुत्र की शायद जरूरत है। इन सारी ग्राउंड से ये क्लियर होता है कि पुत्र सिस्टम था और वुमेन के अगेंस्ट कुछ कुछ चीजें तो हुई हैं। वहां से अब हम चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे और वहां से अब चीजें निकलेंगी। ध्यान से आगे बढ़ते हैं। देखो, जब भी हम सोसाइटी की बात करते हैं ना, तो सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ वर्ण सिस्टम ही नहीं होता जो आपको डिसएडवांटेजियस सिचुएशन पे पहुंचाता है, और भी बहुत सी चीजें होती हैं जो आपको डिसएडवांटेजियस बनाती हैं। वो ये होती हैं कि वर्ण सिस्टम के अलावा आपके एक्सेस कितना है रिसोर्सेज को लेकर के। रिसोर्स पे आपका एक्सेस बताता है कि समाज में आपकी क्या स्थिति है और क्या नहीं है। इन चीजों को बड़े सुंदर वे में उसमें बताया गया है। वो क्या है? जब आप एक्सेस की बात करते हैं तो उसमें वुमेन के बारे में क्लियर कट मेंशन किया गया है कि जो वुमेन हुआ करेगी उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई राइट नहीं है। मनुस्मृति ये क्लियरली कहती है कि वुमेन को जो गिफ्ट्स मिलेंगे और वुमेन को जो मैरिज के टाइम पर मिलेगा वो वुमेन की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, जिसे स्त्री धन कहा गया है, और वुमेन उसको हमेशा पोजेस करेगी। उस पर हस्बैंड का कोई राइट नहीं बनेगा। वुमेन जैसे चाहे अपने बच्चों में वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी, लेकिन वुमेन की जो भी लैंड है, वुमेन की जो भी प्रॉपर्टी या जो भी मनी उसके पास है, वो कंसल्ट करेगी और उस पर कंट्रोल रहेगा हस्बैंड का ही, ये उसने कहा है। अब सेकेंड एस्पेक्ट वो यहां पर ये कह रहा है कि जो सन है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर राइट उसका है। तो वुमेन और मैन के बीच का डिफरेंस क्लियरली पता लगता है जेंडर बेसिस पे कि रिसोर्स पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है, और जब रिसोर्स पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो फिर हमारी सोसाइटल पोजीशन भी वैसी ही है। वुमेन को आपने इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का राइट ही नहीं दे रखा, लेकिन मैन को आप कमाने के जरिए दे रहे हैं। टोटल 7 वेज बताए गए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि आपको कोई भी चीज गिफ्ट में मिल सकती है, आपको कोई भी चीज खोजने मतलब कोई फाइंडिंग्स आपको मिल सकती है, आप कोई भी चीज कॉन्क्वेस्ट कर सकते हैं, आप कोई भी चीज परचेज कर सकते हैं, आप कोई भी चीज वर्क करके ले सकते हैं। इस तरह से कोई कुल मिलाकर के 7 जरिए बताए हैं कि आप इन इन तरीकों से चीजें ले लेना। इसके अलावा वुमेन के लिए क्या बताया गया है? वुमेन को यह बताया गया है कि आपको गिफ्ट मिलेंगे, आपको शादी वाले दिन या शादी के बाद गिफ्ट मिलेंगे। सेकेंड एस्पेक्ट है, आपको अफेक्शन के थ्रू, आपकी अट्रैक्शन के थ्रू जो भी मिलता रहेगा वो सब आपका होगा, और समय समय पर आपका पति आपको नजराने देता रहेगा, और यही आपका एस्पेक्ट है, आपकी ब्यूटी की वजह से और अदर आपकी स्किल्स की वजह से। तो आज भी यही होता है, बहुत हद है, हस्बैंड डायमंड रिंग ला देगा, नेकलेस ला देगा, रिंग से वो कुछ भी आ जाएगा, एनिवर्सरियां या फिर कुछ भी देता रहेगा, वही अपना होता है। आप देख लो, ये क्वेश्चन आएगा तब से लेके आज के समाज में धर्मशास्त्रों की कौन सी चीजें पालन हुई हैं, तो सेम यही होता है। इसके अलावा आप बाकी देख लेना क्या होता है। बाकी उसमें यह कहा गया है कि बेटी को अपने पिता, माता और भाई से जो मिले वो उसका है। एक तो ये हो गया, शादी पे जो मिले उसका है, जो शादी के दिन गिफ्ट्स मिले हैं वो उसके हैं। तो आज भी प्रैक्टिस सिखों में तो फॉलो होती है कि जो शादी वाले दिन शगुन पढ़ते हैं स्टेज पे, वो